देश में इस समय नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की और वर्किंग क्लास, आप भी उसी में आते हो, सबकी बहुत खराब स्थिति है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को फसल का दाम न मिलना और पैरिटी प्राइस न होने से वो रोज गरीब होता जा रहा है। इस सब से देश की अर्थव्यवस्था भी खराब जगह जा रही है। तो इसमें अगर जो लोग मैटर करते हैं वो नहीं बोलेंगे या लड़ाई नहीं करेंगे तो ये रसातल में चला जाएगा। क्योंकि जो राज करते हैं वो तो अपने पे आत्ममुग्ध होते हैं कि हमने सब अच्छा कर दिया, उनको ये पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई छिड़ेगी और इसमें वर्किंग क्लास देश का दोबारा खड़ा होगा। संयुक्त किसान मोर्चे वाले लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया कि हम क्योंकि ये एमएसपी पे हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं, हमको आश्वासन दिया था, अब उसको लागू नहीं कर रहे हैं। और चूँकि लागू कैसे करेंगे, वो तो अडानी के गोदाम खुल गए, उसमें हरियाणा में वो भर दिए हैं उसने गेहूँ खरीद के। यूक्रेन युद्ध की वजह से गेहूँ महंगा होगा तो अडानी का बिकेगा, किसान का तो चला गया। तो वो दोबारा लड़ाई छेड़ेंगे, उनको आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। वर्किंग क्लास के जो दूसरे तबके हैं, सैलरी क्लास है, अब उसकी पेंशन ख़त्म कर रहे हैं जगह जगह। कुछ जगह कुछ स्टेट तो कह रही हैं कि हम ओल्ड पेंशन देंगे, कुछ कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। इसी तरह रोज़गार का सवाल है। फौज एक होती थी जिसमें छोटा किसान बेचारा अपने एक बेटे को भेज देता था, वो दूसरे के बेटे को बुला लेता था, तो उसका परिवार का एक जुड़ाव रहता था देश के साथ। वो भी अब करीब करीब ये जो क्या योजना बोल रहे अग्निवीर, इससे वो खत्म। 3 साल के लिए कौन मरने के लिए जाएगा, मजबूरी में चला भी जाएगा तो उसको वो जो देशभक्ति का जज्बा है वो नहीं पैदा होगा। तो इनको अंदाज नहीं है कि कितना नुकसान देश का कर रहे हैं। अग्निवीर बहुत ही घातक योजना है, ये तत्काल वापस लेनी चाहिए। और फुल फ्लेजेड जो नौकरी होती थी फौज की, वो जिसमें पेंशन वगैरह सब प्रावधान होते थे, वो रिवाइव करनी चाहिए। किसानों को जब प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून वापस लिए तो प्रॉमिस किया था कि हम एमएसपी देंगे। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये है कि मिनिमम सपोर्ट एक दाम तय हो जाता है और उसमें वो होता है लागत के मुताबिक कि इससे नीचे जाएगा तो सरकार बाजार में इंटरवीन करेगी। तो उसको नहीं कर रहे हैं और उसको ना करने से किसान को ज़बरदस्त हानि हो रही है। और उसको आप अंदाज लगा, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। आज से 10 साल पहले 1 क्विंटल गेहूं में जितना सामान आता था उसका आज 2/3 आता। खेती वही है, पैदावार वही है, किसान वही है, लेकिन वो बिना जाने गरीब हो रहा है क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर खत्म हो रही है। तो ये बहुत क्रूशियल मैटर है एमएसपी का। ये अगर लागू नहीं होगा तो ये देश में आंदोलन छिड़ेगा, अफरा तफरी होगी, लॉलेसनेस होगी। इसको अवॉइड करना चाहिए। अब मैं कोशिश करूंगा, अगर मेरी भेंट होगी प्रधानमंत्री से, उनसे प्रार्थना करने की कि इसको कर दीजिए। तभी क्यों करते हो जब लोग 700 लोग मरे दिल्ली के बॉर्डर पर और एक के लिए शोक संदेश नहीं गया दिल्ली से, जबकि कुतिया भी मरती है तो उसके लिए जाता है। तो ये फिर दोबारा इसमें अफरा तफरी होगी, लोग मरेंगे, गोली चलेगी, लाठी चलेगी, धरने होंगे। अभी स्थानीय स्तर पे तो बहुत जगहों पे हो रहे हैं। जैसे पंजाब में चीफ मिनिस्टर का घर 2 दिन तक किसानों ने घेरे रखा और करनाल में हुआ, कहीं कहीं हो रहा है छिटपुट। लेकिन अब वो लोग इकट्ठा होके दोबारा अपनी लड़ाई को शुरू करेंगे। तो मैं उसके लिए आपसे सहयोग मांगने आया हूँ कि कहीं भी किसी भी वर्किंग क्लास की, चाहे वो पत्रकार हों, शिक्षक हों या सरकारी कर्मचारी हों, उनकी जो लड़ाइयाँ हों उनमें आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप की तरफ देश देखता है, आप उसमें सहयोग करिए और उसमें अपनी ओपिनियन भी दीजिए। क्योंकि ये देश में राय बना दिए कि साहब प्रेस तो सब कब्जे में कर लिया, ऐसा नहीं है। देश में बहुत लोग हैं प्रेस में जो ठीक से सोचते हैं। तो इसी काम से मैं आया था। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कोई सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। नहीं, गुजरात का तो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी सांप्रदायिक करके जीतते रहे, इस बार उस तरह का नहीं है। और गुजरात तो मैं घूमा हूँ, इनके चुनाव में गया था खुद नरेंद्र मोदी जी के, मैं इनका प्रशंसक था। जब ये गुजरात में थे तो ये किसान परस्त थे,
इन्होंने एमएसपी लागू हो ये चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह जी को, लेकिन भैया कहते थे कि दिल्ली बहुत ख़राब जगह है, यहाँ के आदमी बदल जाता है। तो ये दिल्ली आके बदल गए, पता नहीं क्या हुआ है, और इनका वो किसान परस्ती ख़त्म हो गई। क्योंकि मेरे तो जितने इनसे इनकाउंटर हुए किसानों के सिलसिले में, लड़ाई होके ही ख़त्म हो गई। गुजरात मॉडल कुछ नहीं, आप घूम के देखिए, वही गरीबी है, उसी तरह के गांव हैं, उसी तरह का किसानों को कष्ट है, उसी तरह की बेरोजगारी है, स्कूल भी अच्छे नहीं हैं, मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, कहीं गुजरात में कोई स्वर्ग नहीं आया हुआ है। और कोई इधर से सवाल है? बात और ये थी कि जिस तरह से पिछले 8 साल में सब कुछ भारत को मिला, भारत तो शुरू से विश्व गुरु पा चुके। भारत में तो सुबह आप टीवी खोलिए तो 2000 बाबा प्रवचन देते नजर आते हैं, कुछ नहीं हुआ। मुझे समझाओ आप, क्या 8 साल में आपने क्या देखा? मतलब आपका जीवन स्तर बेहतर हुआ, आप महंगाई कम हुई, आपकी रसोई में ज़्यादा चीज़ें आने लगी कि कम आ रही हैं? ये विश्व गुरु का एक अजीब नारा, भाई काहे के गुरु बनोगे? क्या तुम सुई बनाते नहीं हो, मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करते हो आज भी। देखिए ये नहीं सही कह रहे हैं आप, लोग इसमें अपोजिशन को सोचना चाहिए। दूसरे में लेकिन लोगों की एक तारीफ करूंगा, मैं तो बहुत राजनीति में 1967 से हूँ, 74 में मैं MLA हो गया था, तब भी 67 में कोई अपोजिशन नहीं था यूनाइटेड, लेकिन लोगों को हराना था तो 8 स्टेट में कांग्रेस हरा दी और दिल्ली में बाल बची थी। फिर इंदिरा जी वो गरीबी हटाओ करके वापस लाई, वरना बिना अपोजिशन के हटा दी। तो जब तय कर लेंगे लोग तो फिर वो ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि ये इकट्ठा होकर जुलूस लेके आएंगे हमारे यहाँ। फिर भी मुझे लगता है कि चुनाव आने तक अपोजिशन में इतनी सद्बुद्धि आ जाएगी कि एक के मुकाबले एक उम्मीदवार हो। कोई नहीं, सीरियसली मैं तो सबसे मिला हूँ, कोई अपने को इस लायक नहीं समझता, चर्चा चलवा देते हैं। देखिए ममता जी कभी, देखिए ममता जी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचती जी। वो तो ठीक है, लेकिन कोई अपने को कर नहीं रहा। शरद पवार जी डिजर्विंग हैं, लेकिन वो खुद ही मना कर देते हैं कि मैं नहीं इस रेस में। नीतीश खुद मना करते हैं मैं इस रेस में नहीं। ये तो चूंकि झगड़ा कराना आपको उनमें, तो आप उनको मुझे भी बना सकते हो आप उम्मीदवार। किसको बुरा लगता है सुनना? जी हाँ, उनका मुझे मिलता रहता है। बिहार में मुलाकात हुई और अभी वापस राज्य सरकार ने हमारे को स्टडी करने के लिए वहाँ भेजा। रिजल्ट ये देखा कि शराबबंदी के बाद से राज्य की आय में पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रतिशत दर से वृद्धि हुई, रोड एक्सीडेंट्स कम हुए, महिलाओं के प्रति अत्याचार कम हुए, महिला संगठित हुई है और वहाँ का सब कुछ ठीक लग रहा है। और बिहार में इफेक्टिव तरीके से उन लोगों ने इसको रोकने का प्रयास किया। बिहार करीब 4 लाख लोगों को उन्होंने रोजगार भी किया जो एक नेगेटिव पक्ष से आते हैं। अब उन्होंने अपने स्ट्रेटजी बदल करके और जो ट्रैफिकर्स है, स्टॉकिस्ट है, उन लोगों को पकड़ करके और उनको करने का प्रयास किया। उससे काफ़ी नीतीश जी ने काफ़ी सख्ती से इन सब रिजल्ट्स को देखने के बाद में मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि कोई भी राज्य नहीं, मैं तो शराबबंदी के पक्ष में हूँ, क्योंकि इस बारे में भी कुछ कहेंगे या राज्य सरकारों से? मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूँगा कि शराबबंदी करें। शराबबंदी तो अभी 100 लोग मर गए नकली शराब पी के गुजरात में, जो गुजरात मॉडल की आप बात कर रहे थे, मर गए। इसके बाद वो अभी पुल टूट के मरे हैं जिसका टेंडर भी नहीं दिया गया था। ये तो आप बताएं, ये दुखद स्थिति है, नहीं देनी चाहिए। प्रधानमंत्री कोई वादा करते हैं और माफ़ी मांग के कानूनों को वापस लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि हम MSP लागू करेंगे, और उसमें एक कमेटी ऐसे आदमी की अध्यक्षता में बना देते हैं जो ये कानून जिसने ड्राफ्ट किए थे,
तो किसान उसका बायकॉट करें, उस कमेटी से तो कुछ होगा नहीं है, जो चाहेंगे रिपोर्ट करा लेंगे। एमएसपी में रिपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, मोटी मोटी बात है। एमएसपी 20-22 जिनसों पे आप कर दीजिए और उसमें इकोनॉमिकली आपको कोई नुकसान नहीं। किसान को एक तसल्ली हो जाएगी कि मेरा माल वो डिस्ट्रेस में नहीं बिकेगा, एक जो दाम तय होगा सरकार की तरफ से उस दाम पे बिक जाएगा। अगर नहीं बिकेगा बाजार में तो सरकार उसकी खरीद करेगी, उसको इफेक्टिवली लागू करिए। सर, आप करीब 5 दशक से ज़्यादा वक्त से जनप्रतिनिधि के रूप जी में जी मेरे आप सभी को भी बात करते हैं। हालांकि ये डायरेक्ट दूसरी पार्टी का मामला है, कांग्रेस की, कि राजस्थान में जिस तरह से सीएम की कुर्सी को लेकर, जब आप रेगुलर विजिट करते हैं यहाँ पर, लोगों से भी बातचीत करते हैं, फिर भी मिला होगा, जिस तरह से सीएम की कुर्सी को लेकर यहाँ मतभेद चल रहे हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत में, कुछ सजेशन दोनों को देना चाहेंगे, दोनों की तरफ? आजकल कौन किसका सजेशन मान रहा है? मुझे क्यों गलत फहमी में आप डालते हो कि मैं सजेशन दूं? सजेशन यही है कि मिलजुल के काम करना चाहिए, लड़ने का वक्त नहीं है। जो मोदी जी ने रशिया को कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, ये भी राजस्थान के लोगों की तरक्की के लिए इनका लड़ना ठीक नहीं है। मिल के काम, चुनाव आ रहा है, उसमें देखा जाएगा जो होगा। करेक्ट करें, कर्ज मुक्ति, हाँ बिल्कुल एकदम मुक्त कर देना चाहिए कर्ज से। सर, एक ओबीसी आरक्षण का मामला चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ओबीसी आरक्षण एकदम ज़्यादा देखो, ओबीसी जो क्लासेस हैं उनके साथ बहुत दिनों से छल चल रहा है। गुजर भाई लोग जो उनके साथ हर दूसरे तीसरे साल समझौता होता, फिर बातें वहीं की वहीं आ जाती हैं। एक तो ओबीसी में जो आइडेंटिफाइड क्लासेस हैं उसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए कि इसको भी जोड़ देंगे, रिटायर्ड लोगों को भी जोड़ देंगे। ओबीसी मीन्स ओबीसी, जो सर्टिफाइड ओबीसी हैं उनका कोटा ईमानदारी के साथ पूरा करना चाहिए। दूसरे, अगर कोई समझौता करती है सरकार, जैसे गुजरों से करते हैं, समझौता कर लेंगे फिर लागू नहीं करेंगे। अभी वो विजय बैसला का परसों में बयान सुन रहा था, उसने कहा कुछ भी लागू नहीं किया जो उनसे समझौता किया था। और ओबीसी में फिर दोहराता हूँ मैं आपके जरिए कि इसमें किसी और कैटेगरी का दखल नहीं होना चाहिए, सिर्फ ओबीसी जो लोग हैं उन्हीं को उसमें मिलना चाहिए। यदि संगति ये है कि 30% आरक्षण ओबीसी का अभी हो गया, उसमें से 12% आरक्षण केवल पुरुष सैनिकों के लिए निर्धारित कर दिया गया, बाकी 11% वो तो करना ही नहीं चाहिए। पूर्व सैनिकों को यही मांग हो रही है कि आप उनका दोनों उनका को अलग पैसे अलग दीजिए। अलग होना, वही तो मैंने कहा कि उसमें किसी का दखल या हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। अगर कर दें, चूँकि यहाँ भी ज़मीनें भी किसानों के नाम नहीं है, मिल्कियत भी किसानों को नहीं है। और मुझे याद है ये आज़ादी के पहले जोधपुर स्टेट बैंकरप्ट हो गई थी, क्योंकि वहाँ खेती नहीं कर रहे थे लोग। तो अंग्रेज़ जो रेजिडेंट कमिश्नर होता था उसने राजा से पूछा कि भाई तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं। तो राजा ने कहा कि मेरे यहाँ खेती नहीं करते लोग, मेरी ये मदद कर सकते हैं कि पाली और इन ज़िलों से जो खेती करते हैं लोग, जिसमें मेजॉरिटी जाट थे, इनको आप, वो जाट थे, दूसरे वहाँ पाली की एक और जाति है उसी तरह की, इनको बुला के आप यहाँ ले आएँ बाड़मेर और इसमें जैसलमेर के आसपास, और ये खेती करें तो मेरी इकोनॉमी ठीक हो सकती है। तो रेजिडेंट कमिश्नर ने वो लोग बुलाए और समझौता करा दिया स्टेट के साथ। लेकिन उसके बाद भी फ्यूडल लोग, जो तय हुआ था कि कितना हिस्सा वो देंगे किसान सरकार को, उसके बाद भी उसका ऊँट खोल ले जाते थे, उसकी फसल उठा के ले जाते थे। बहुत सारे मुकदमे हुए जिसमें चौधरी रामदान जी थे, गंगाराम जी थे, ये लोग उनके मुकदमे लड़ते थे, नाथूराम जी लड़ते थे, लेकिन उनको लागू नहीं किया ठीक से। जो स्टेट अपने किसान के साथ अन्याय करेगी वो स्टेट चल ही नहीं सकती है। सर, भारत जोड़ो यात्रा आपको लग रहा है कुछ होना है, जी। इसका फायदा कांग्रेस को होगा? और सेकंड क्वेश्चन, झारखंड के नीतीश सोरेन के खिलाफ आज ईडी की कार्रवाई फिर शुरू हो गई। उसके अलावा नीतीश कुमार के मंत्री पे ईडी की रेड हो गई। आपको लग रहा है कि ये सब मोटिवेटेड ही हो रहे हैं या ये रियली इस तरह से ईडी अपना काम कर रही है? क्योंकि आप लोग प्रबुद्ध हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं और जनता भी जानती है। अब ईडी के रेड बीजेपी वालों पे तो नहीं हो रहे, और जिसके होते हैं वो छोड़ के बीजेपी में चला जाता हो तो वो सारे मुकदमे ख़त्म हो जाते हैं, फिर वो गंगा जल छिड़का जाता है उस पर। इनको ईमानदारी से लागू करना चाहिए। ईडी की कार्रवाई बुरी नहीं है, हो तो। भारत जोड़ो यात्रा क्या बताना चाहिए? क्या
आपको लगता है कि अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? नहीं, वहाँ तो साउथ में तो हो रही है, काफ़ी क्राउड्स आ रही हैं और सब तरह की आ रही हैं, बच्चे भी, औरतें भी, बूढ़े भी, किसान भी। और क्यों नहीं करनी चाहिए, सब नेताओं को करनी चाहिए भारत यात्रा। निकलते नहीं है नेता लोग, वो कम से कम निकल रहा है और बाहर उसमें सो रहा है टैंकर में, तो नेताओं को तो वैसे ही निकलना चाहिए। नेता तो अब हेलीकॉप्टर से आते हैं। मेरठ से मुजफ्फरनगर 1.5 घंटे का है, पहले 2-2.5 घंटे का होता था। वहाँ भी कोई मीटिंग होगी तो नेता हेलीकॉप्टर से जाएंगे। मलिक साहब, किसान आंदोलन की बात करें, ये कब शुरू होगा? ये अभी मैं नहीं लूँगा, उन्होंने ही लिया है। जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने तय किया है कि वो ये जो कौन सी तारीख थी वो सिंधु साहब 26 नवंबर। हाँ, 26 नवंबर और 11 दिसंबर को फतेह दिवस मनाएंगे। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने कानून वापस लिए थे, तो 11 दिसंबर को मना रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चे के लोग, चूँकि वही एक बॉडी है जो प्रतिनिधि बॉडी है किसानों की, वो उसको मना रहे हैं फतेह दिवस के तौर पे। और जिस दिन वो धरने पे बैठे थे उसको संघर्ष दिवस के तौर पे मना रहे हैं। और अगर ये MSP वाला मैसेज चला गया और इन्होंने जल्दी से सॉर्ट आउट कर लिया तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना ये जल्दी शुरू होगा। इसका नेतृत्व आप करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं तो सहायता करूँगा जो भी। जैसे मैं कल 10 बजे दिल्ली से निकला था और यहाँ 7 बजे पहुँचा हूँ, तो रास्ते में लगभग 30 छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंग्स थी। तो सब में गया, सब में मैंने बोला भाई तुम्हारे यहाँ धरना हो तो बैठना, उसमें साझेदारी करना, मैं भी आऊँगा। मैं तो इस तरह का काम करूँगा, क्योंकि मेरा कोई इरादा राजनीति में आने का नहीं है। मैं ना कोई पार्टी ज्वाइन करूँगा, ना मैं चुनाव लड़ूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।